स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने अभी क्लास 12 का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसके 4th पार्ट की ओर चलते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट में जाकर के आप यहां से भी जा सकते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, या फिर डायरेक्ट आप इधर से भी चैप्टर को सिलेक्ट करके जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहां पर आप है ना डी और एफ ब्लॉक के तत्व यहां से जाकर के भी आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें हम 8 हेडिंग्स कवर करेंगे और जो बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग है ना बिल्कुल आराम से सुकून से सेटल होकर के इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट अस में यहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जाकर के यहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सुकून से आराम से आप इस वीडियो को देखिए, एक एक चीज को अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि बहुत कम बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे, जबकि देखने वाले भी थोड़े ज्यादा हैं। देख लो आपके सामने यहाँ पर, अगर मैं अभी लास्ट देखो 8 इसके कुछ व्यू देखें तो यहाँ पर देखो थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 56 ही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं, बिना टाइम गवाए हम सीधे नोट्स को ओपन करते हैं और ये हेडिंग्स कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लेंथी वीडियो होने वाली है, आप बिल्कुल आराम से देखिए, सुकून से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो यहां पर जो हमारे पास हेडिंग्स हैं, इसमें हमारे पास 2 ही चीज घूमेंगी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे पोर्शन में क्या चीज कवर करेंगे, 2 चीज, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कवर करेंगे और दूसरा करेंगे हम कौन सा भाई, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों चीज हम यहां पर कवर करेंगे। फिर भी मैंने इन चीजों को क्या किया है, छोटी छोटी हेडिंग्स में तोड़ करके आप लोगों के लिए रेडी किया है, ताकि हम क्या कर सके, इन हेडिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हेडिंग में इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें हम 2 यौगिक के बारे में बात करेंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हम पहले यहां पर क्या पढ़ेंगे, निर्माण विधि, कैसे कैसे हम उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखेंगे। उसके बाद डाइक्रोमेट आयन की संरचना देखेंगे। उसके बाद इसका एक परीक्षण भी होता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, उसके बारे में भी देखेंगे और इसके उपयोग भी देखेंगे। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट और इसकी निर्माण विधि देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भाई इसके भौतिक और रासायनिक गुण। उसके बाद मैग्नेट आयनों की संरचना और उसके उपयोग। तो ये बेसिकली 2 ही चीज है हमारे पास, एक तो हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एक हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है। तो दोनों के बारे में देखेंगे। और मैं यहां पर एक लॉजिक बता दूं आपको, ये हमारे पास लॉजिक यहां पर रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है कि जब भी आप किसी यौगिक के बारे में लिखते हैं, नंबर 1 आप उसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, थोड़ा बहुत बारे में बता देते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, उसकी निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे। एक पैटर्न है, आपको ये पैटर्न जरूर याद करना है। दूसरा हम क्या बताएंगे भाई, उसकी निर्माण विधि के बारे में। तीसरा हम क्या करते हैं भाई, तीसरा उसके भौतिक, और आपका दूसरा क्या है भाई, रासायनिक। ये चीज आप क्या करते हैं भाई, उसमें मेंशन करते हैं, भौतिक और रासायनिक। चौथा आप क्या करते हैं भाई, उसकी संरचना के बारे में बताएंगे और उसकी संरचना के साथ साथ उसके उपयोग के बारे में बताएंगे। संरचना प्लस उपयोग, ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपको बहुत जरूर याद करने चाहिए। और ये एक तरीका भी है किसी चीज के बारे में बताने का। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस यौगिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और मेन चीज ये है कि 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना करें, अपने माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम सेट ना रखें, सबको आप ये एकदम सोल्व करके चलें। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं संक्रमण तत्वों कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो संक्रमण तत्वों के वैसे तो बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे, लेकिन हम मेनली यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 2 ही यौगिक के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे भाई पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात करेंगे, डाइक्रोमेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। अभी देखेंगे, सब कुछ बताएंगे। दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, यहां पर हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट।
तो यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुछ यौगिक के बारे में बताइए, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि संक्रमण धातुएं ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के साथ में मिलकर के बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। आपने पीछे भी पढ़ा बहुत सारे यौगिक बनते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब चलते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऐसा यौगिक है, ये एक ऐसा यौगिक है जो सामान्यतः फेरस आयोडाइड और सल्फाइड आदि के आयनों की गणना करने में यूज किया जाता है। किस किस के, एक तो होता है भाई फेरस आयोडाइड, आयोडाइड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, सल्फाइड। इसी का ही कोई ना कोई सल्फाइड होगा, बहुत सारी धातुओं के सल्फाइड होते हैं। इनके क्या गणना करने में, आयनों की गणना करने में, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दवाइयों के बारे में पता हो तो दवाइयों में, मेडिसिन में हम ग्राम में लेकर के चलते हैं, तो उनकी भी हम क्या करते हैं भाई, मात्रा को ज्ञात करने के लिए भी इसका यूज करते हैं भाई। आयन ज्ञात करके उनकी गणना करके तभी हम मेडिसिन बनाते हैं। बच्चों की मेडिसिन में थोड़ी कम दवाई होती है, जबकि जो हमारे पास वयस्क और बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी दवाइयों में उसकी मात्रा कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरह हम इनकी क्या करते हैं, आयन की गणना करते हैं, किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। थोड़ा सा पता लग गया इसके बारे में। और भी हम इसके बारे में उपयोग लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में, इसका ऑक्सीकारक बहुत ज्यादा, मतलब ऑक्सीकारक के रूप में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे हम इसकी निर्माण विधि के बारे में। किसके बारे में, निर्माण विधि। निर्माण विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निर्माण विधि इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इसकी निर्माण विधि हम 3 पार्ट में करते हैं। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण अगर हम करना चाहें तो इसको 3 तरीके से करते हैं, 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा तोड़ करके करते हैं। नंबर 1 जो पहला फॉर्मेट होगा, इसका निर्माण हम क्रोमाइट अयस्क से करते हैं। किससे, क्रोमाइट अयस्क से, क्रोमाइट अयस्क। तो क्रोमाइट अयस्क का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन, सबसे पहली जो हेडिंग होगी हमारे पास, किससे करते हैं हम इसका भाई, क्रोमाइट अयस्क, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं भाई, इसका निर्माण करते हैं। और जो क्रोमाइट अयस्क से सबसे पहले पॉइंट हम याद करेंगे, क्रोमाइट अयस्क का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका क्रोमाइट अयस्क होता है उसको सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट या फिर बिना बुझे चूने के साथ में हम क्या करते हैं, उसका मिक्स करते हैं और उसके बाद इस मिश्रण को एक परावर्तनीय भट्टी में वायु की अधिक्य में भर्जित किया जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, पहले हम क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला लिख देते हैं, FeCr2O4, ये आपका क्रोमाइट अयस्क है। तो इसमें मैंने बताया आपको किसके साथ में, सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन करना है आपका। तो हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेंगे, Na2CO3, ये आपका हो गया क्या, सोडियम कार्बोनेट। और फिर आप भट्टी में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका भर्जन करेंगे, भर्जन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी इसमें ऐड होगी। तो रिएक्शन होने के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो आपकी इसमें ऑक्सीजन यानी फेरस ऑक्साइड निकल जाएगा, Fe2O3 निकल जाएगा, प्लस फिर आपका यहां पर क्या निकलेगा, सोडियम क्रोमेट यानी Na2Cr O4 ये निकल जाएगा। और प्लस आपका यहां पर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी चाहिए, तो यहां पर 4 आ जाएगा। मैं बैलेंस ऐसे ही कर लेता हूं क्योंकि आपको अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप इसको याद करने की कोशिश करें, इस अभिक्रिया को याद करने की कोशिश करें। तो बैलेंस मैं यहां पर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आपका बैलेंस हो गया है। तो मेन चीज तो आपको पता चाहिए, फेरस क्रोमाइट अयस्क है ये, फेरस क्रोमाइट अयस्क। तो हम क्या बोलेंगे, क्रोमाइट अयस्क में जब आप सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, मिलाने के बाद मिश्रण करने के बाद आपको क्या करना है, उसका भट्टी में भर्जन करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या करना है, भर्जन करना है। भर्जित करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमाइट मिलेगा, सोडियम क्रोमाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट मिलेगा, क्रोमेट Na2Cr O4 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप मिलेगा, बस अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हम इससे मतलब रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अभी हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। अभी हमारे पास क्या है भाई, सोडियम क्रोमेट है, अभी हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट में लेकर के चलेंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं।
तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सोडियम क्रोमेट था, ये जो आपका क्या था भाई, सोडियम क्रोमेट था, आपको क्या करना है, इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करनी है। एक बार देख लो आपका क्या था, Na2CrO4। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, Na2CrO4 जो था ना, आपको किस में चेंज करना है, सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है। सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट। यहां पर देखो एक क्रोमेट है ना, सोडियम क्रोमेट है, यहां पर डाइक्रोमेट मतलब सोडियम डाइक्रोमेट, यानी दो क्रोमाइट के होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम Na2CrO4, आपने किस किस साथ में अभिक्रिया कराई, H2SO4। तो अभिक्रिया के बाद आपको क्या मिलना है, आपको मिलना है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और प्लस आपका जो भी बचेगा, देखो यहां पर सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, Na2SO4 निकल जाएगा आराम से, प्लस आपका यहां पर जल भी निकल जाएगा H2O। क्योंकि देखो यहां पर देखो इस साइड में देखो आपका यहां पर है ना Na2CrO4 है ना, तो इसको बैलेंस करेंगे, डबल कर लेंगे। तो यहां पर देखो आप 4 Na है, तो इधर 2 आपके यहां पर आ गए, 2 आपके यहां पर आ गए, क्लियर। उसके बाद H2SO4 में है ना, H2SO4 में हमारे पास यहां पर SO4 ये यहां पर चला गया, और H2 बचा, O इधर से आ जाएगा, H2 आपका यहां पर पूरा बैलेंस हो जाएगा। आपको ज्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सोडियम क्रोमेट को अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करेंगे तो आपको किससे अभिक्रिया करनी पड़ेगी, H2SO4 से अभिक्रिया करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका विलयन अभी प्राप्त होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, एक विलयन प्राप्त होगा, और ये सांद्र होता है, सांद्र मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से गुलित सोडियम सल्फेट क्रिस्टल आपका क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, ये सल्फेट का जो आपका क्रिस्टल ये बाहर निकल जाएगा, और फिर ये जो आपको है ना ठंडा करने पर जब फिल्टर करेंगे, आप इसको अलग अलग करेंगे, तो आपको फिल्टर करने के बाद ये आपका क्या मिलेगा, सोडियम डाइक्रोमेट का क्रिस्टल रूप में मिलेगा। किस में मिलेगा, क्रिस्टल रूप में मिल जाएगा। ये आपके यहां पर क्रिस्टल मिल जाएंगे, इन क्रिस्टल को आप क्या कर लेंगे, बाहर इकट्ठा कर लेंगे। अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ, तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में आपको जो क्रिस्टल ऊपर मिले हैं सोडियम डाइक्रोमेट के, उससे हम क्या बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपेक्षा अधिक घुलनशील होता है। वो देखो सोडियम जो है ना एकदम से घुल जाएगा, और ये किसके साथ में, किसी के भी साथ में आप कोई भी पोटेशियम का यौगिक लें, जैसे पोटेशियम क्लोराइड होगा, क्योंकि सोडियम जो है ना अधिक घुलनशील है और ये कम घुलनशील है, तो ये घुल करके इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे Na2Cr2O7, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर देंगे, कोई भी क्लोराइड किसका, पोटेशियम का, यानी KCl ले लेंगे और अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया के बाद आपको मिलेगा K2Cr2O7, और प्लस आपका क्या मिलेगा, 2NaCl। क्यों लिया 2Na, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप अभिक्रिया करेंगे तो उसमें किस किस के साथ में अभिक्रिया करेंगे। पहले आप क्या लेंगे भाई, फेरस क्रोमाइट एस्क लेंगे, इसको आप सिंपल क्रोमाइट एस्क भी बोल सकते हैं। क्रोमाइट आपने एस्क लिया, उसके आपने किसके साथ में अभिक्रिया कराई, सोडियम डाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराई। किसकी, सोडियम डाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, भर्जन यानी वायु की उपस्थिति में भर्जित किया है, वायु उसके अंदर आपने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद आपका क्या मिलेगा, यहां पर सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। क्रोमेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमेट है, ठीक है, एक क्रोमियम है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सोडियम क्रोमेट का जब आप सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन करेंगे, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसमें H2SO4 के साथ में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया के बाद आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम डाइक्रोमेट बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, इसको आप जैसे जल में मिलाएंगे तुरंत घुल करके ये आपका अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, घुलनशील का फायदा उठा करके इसकी पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। ये K इसकी जगह चला जाएगा और ये Na इसकी जगह चल जाएगा, तो आपको सोडियम की जगह अब क्या मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप इसको बिल्कुल आराम से याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं
भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में। क्योंकि देखो मैंने आपको सबसे शुरू में एक पैटर्न बताया था, पहले हम बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि बारे में आपने क्या देखा, फेरस आयोडाइड या उसके सल्फाइड के हम क्या करते हैं, आयन इससे काउंट करते हैं। उसके बाद मैंने निर्माण विधि के बारे में बताया, निर्माण विधि में आपको तीनों पॉइंट बताने चाहिए। पहले पॉइंट में आप एस्क से क्रोमेट बनाते हैं, और दूसरे में आप क्या बनाते हैं, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाते हैं, और तीसरे में आप क्या बनाते हैं, डाइक्रोमेट से KCl के साथ में अभिक्रिया करने के बाद आप क्या बनाते हैं, उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। अब बात करेंगे उसके बाद भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, फिर हम क्या करेंगे, संरचना और उपयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चलते हैं। देखो अगर हम भौतिक और रासायनिक गुणों में देखेंगे तो सबसे पहले हम भौतिक गुण देखेंगे। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, फिजिकल, यानी फिजिकल जो आपके होते हैं भाई गुण देखते हैं, वो देखते हैं भाई नंबर 1 क्या आ जाएगा, भौतिक अवस्था। तो इसमें भौतिक अवस्था भी आपको पता होनी चाहिए। भौतिक अवस्था भी आप देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, तो इसका मतलब एक कठोर होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपको पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का लाल क्रिस्टल होता है। तो यहां पर नंबर 1 तो आपको पता चल गया भाई, रंग इसका क्या होता है भाई, नारंगी होता है। क्या होता है भाई, नारंगी। और दूसरा ये आपका क्या होता है भाई, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब ये कठोर होता है भाई, कठोर होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता चाहिए, इसका गलनांक, गलनांक जो होता है ना इसका, वो 669 केल्विन होता है, 669 केल्विन। ठीक है, उसके बाद यह गर्म जल में विलय होता है। अगर आप इसको गर्म जल में घोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गर्म जल में घुल जाएगा, विलय होता है। क्या होता है भाई, गर्म जल में ये आपका आसानी से घुल जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। भाई ऊष्मा इस पर कैसा प्रभाव डालती है, यानी अगर हम इसको गर्म कर दे तो गर्म करने पर हमें ये कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊष्मा का प्रभाव। तो जब भी आप इसको गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने के बाद ये अपने आयों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी ये टूट करके आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट था ना, तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, डबल से टूट जाएगा। यानी हम अभिक्रिया देखेंगे तो K2Cr2O7 था, आपने इसको क्या किया, गर्म किया, हीट किया, हीट करने के बाद ये आपका आ जाएगा K2Cr O4, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा, और Cr2O3 आपका बाहर निकल जाएगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा, O2। बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 लग जाएगा, यहां पर आपका 2 लग जाएगा, क्योंकि यहां पर Cr 4 हो रहे हैं, तो यहां पर आपको 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। अब सब कुछ यहां पर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस में अभी 4 2 4 6। ठीक है, पोटेशियम में देखो यहां पर ये थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि यहां पर ये 4 करना पड़ेगा, यहां पर ये 2 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। तो सिंपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, आपको क्या करना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऊष्मा के प्रभाव से गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। क्लियर, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। बाकी अभिक्रिया आप दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, तो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या मिलेगा, तो जब भी आप इसे अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये क्रोमिक एनहाइड्राइड के लाल क्रिस्टल देता है। किसके, क्रोमिक एनहाइड्राइड, यानी ये अपने अपने आयन में टूट जाएगा। जैसे मैं अभी अगर अभिक्रिया लेकर के चलूं तो अभिक्रिया कैसे रहेगी, K2Cr2O7, जब आप इसकी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाएगा। क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब CrO3, सिर्फ क्रोमिक ऑक्साइड होता है ये, और प्लस आपका यहां पर टूट करके अलग अलग मिल जाएगा, KHSO4 मिल जाएगा, और प्लस यहां पर आपका क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो ये है आपका क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो यहां पर आप देखो क्रोमिक कितने थे, 2, तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, और यहां पर आप देखो यहां पर इधर कितने H2 है, तो यहां पर भी आपका 2 लग जाएगा, तो यहां पर आपका फिर 2 लग जाएगा, क्योंकि 2 2 4 ये पूरा कंप्लीट अब बैलेंस हो गया है। तो ये आपका कैसे रंग का होता है, ये आपका होता है लाल क्रिस्टल, लाल रंग का होता है। ये एक टेस्ट में भी यूज होता है। ठीक है, लाल क्रिस्टल आपको यहां पर इसके प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन आपको याद करनी है तो लिख लिख कर आप इसको याद करेंगे, याद करनी है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सिंपल यहां पर आप क्या याद करेंगे कि डाइक्रोमाइट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब भी आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे, अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलेगा। क्रोमिक एनहाइड्राइड का रंग कैसा होता है भाई, लाल रंग होता है, और ये क्रिस्टल होता है, ठोस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास अक्षारों के साथ में अभिक्रिया।
जब भी अम्ल की बात हो रही हो तो अक्सार कहां रह जाएगा, अक्सार के साथ भी हम अभिक्रिया देख लेते हैं, अक्सारों से अभिक्रिया। तो यह अक्सारों के साथ में अभिक्रिया करके पीले रंग का क्रोमेट बनाता है। देखो यहां पर कैसे रंग का मिल रहा था, यहां पर मिल रहा था आपको लाल रंग का, कैसा मिल रहा था, लाल रंग का। अब यहां पर आपको कैसा मिलेगा, पीले रंग का। और यहां पर क्या था, क्रोमिक एनहाइड्राइड, यह आपका क्या था, क्रोमिक एनहाइड्राइड। लेकिन जब इसके अभिक्रिया कराओगे तो यहां पर क्या बनेगा, क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमेट। क्रोमेट का रंग क्या होता है, पीला होता है। क्रोमेट का रंग क्या होता है भाई, पीला होता है। तो एक बार इसकी अभिक्रिया हम यहां पर बना करके देख लेते हैं। अभिक्रिया कैसी रहेगी इसकी, K2Cr2O7। आपको किसके साथ में अभिक्रिया करनी है, अक्सार के साथ में अभिक्रिया करनी। तो मैं KOH ले लेता हूं, अक्सार है, NaOH भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर अक्सार है अपना। तो अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट बनना है, K2CrO4 बनेगा, प्लस आपका यहां पर H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लो उसको, बैलेंस। बैलेंस देखो कैसे बैलेंस हो जाएगा, 2 है तो यहां पर 2 है, लेकिन यहां पर ये है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर 2 क्यों किया, क्योंकि 2 और 2 4 थे, तो यहां पर मैंने ये 4 कर दिए। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए ना। अब ये H2 आपका बैलेंस यहां पर ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि देखो ये Cr2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 ये हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो इसका रंग कैसा होता है, इसका होता है पीला रंग। कैसा होता है, पीला रंग। और याद रखने की बात है, ये भी आपका क्रिस्टल होगा। क्या होगा भाई, क्रिस्टल होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, और भी एक आध हेडिंग है, उसको भी देख लेते हैं। यहां पर मैं एक और 5 पॉइंट लेकर के चलता हूं। ऑक्सीकारक गुण, ये भी बहुत अच्छा गुण है, ये सबसे ज्यादा अच्छा गुण है इसका, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, या फिर आप हिंदी में ही लिख लो यार, ऑक्सीकारक गुण। आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 आपका बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अम्लीय माध्यम में यह प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। जबकि अभिक्रिया तनुसल्फ्यूरिक अम्ल में कराई जाती है तो यह निम्न समीकरण के अनुसार नवजात ऑक्सीजन देता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसकी दोबारा से अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसमें तनुसल्फ्यूरिक अम्ल में, K2Cr2O7 की आप किसके साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं, H2SO4 में। अभी वैसे हमने ऊपर अभिक्रिया की है, ऊपर क्या बना था हमारे पास, एनहाइड्राइड बना था क्रोमिक का, लेकिन हम इसको पतला कर रहे हैं, तनु करके कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया करेंगे तो आपको बन जाएगा K2SO4 बनेगा, प्लस आपका बनेगा Cr2SO4 का होल ट्वाइस या होल थ्राइस, क्योंकि 2 है तो 3 आ जाएगा। और फिर आपका बनेगा 4H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन आपका 3, यहां पर ऐसे करके बन जाएगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में यहां पर आपका 4 लग जाएगा। बाकी यहां पर आपका देखो और किसी में जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 4SO4 है ना, तो यहां पर 3SO4 तो यहीं पर आ गए, 1SO4 आपका ये आ गया, 4 पूरे बैलेंस हो गए। यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो ये आपको नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है जो ऑक्सीकारक गुण की पुष्टि करता है। ऑक्सीकारक गुण में हमेशा एक नवजात ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीकारक गुण याद रखना, ये रंग को हाइड करने के लिए, रंगहीन करने में सबसे ज्यादा सहायता करता है। रंगहीन करने में क्या करता है, सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम आयन की संरचना के बारे में देखेंगे भाई, इसकी संरचना क्या होती है और इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। संरचना और उपयोग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक यहां पर हमारे पास है क्रोमेट, एक हमारे पास डाइक्रोमेट। 2 चीज आपने देखी अभी यहां पर, क्योंकि आपने K2Cr2O7 देखा है और K2Cr2O4 देखा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर लिख लेता हूं CrO4, यानी हमारे पास इसमें कितना मिलेगा, K2, यानी ये भी आपका कितना रहेगा, 2 नेगेटिव रहेगा। दूसरा आयन हमारे पास क्या है भाई, Cr2O7, और ये भी आपका कितना होता है भाई, 2 होता है, 2 नेगेटिव। क्योंकि देखो जब हम यहां पर K2 लगाते हैं तो K2 का मतलब है 2 आपका वैलेंसी यूज करके पूरा कंप्लीट कर लेगा। यहां पर भी हम K2 लगाते हैं, ये भी आपका 2 वैलेंसी करके पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे संरचना की। तो संरचना में हमारे पास सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 2 नेगेटिव आपका ब्रैकेट के बाहर रहेगा। क्रोमीन इसमें हमारे पास क्या है भाई, मेन धातु है, मुख्य धातु है, ठीक है। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो यहां पर आपका ऑक्सीजन लगेगा, यहां पर आपका ऑक्सीजन लगेगा, और यहां पर आपका एक ऑक्सीजन लगेगा। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, ध्यान रखना है। टेढ़ा क्यों रहेगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ऑक्सीजन, और एक हमारे पास यहां पर रह जाएगा ऑक्सीजन। तो ऐसे करके हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट बना लेगा। आपको पता नहीं, जो क्रोमीन होता है ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसमें कितनी प्रदर्शित कर रहा है भाई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और 8 में 2 जाकर के 6 प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें भी अलग अलग प्रदर्शित करेगा। तो अब हम एक बार इसकी भी संरचना देख लेते हैं। तो यहां पर क्रोमीन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो 2 के लिए हमारे पास एक क्रोमीन में इधर ले लेता हूं, एक क्रोमीन में इधर ले लेता हूं, ठीक है।
और यहां पर बाहर कितना जाएगा अपना 2 जाएगा, 2 नेगेटिव। तो अब मैं सेम टू सेम 2 संरचना बनाऊंगा, क्योंकि एक इधर बनेगी एक इधर बनेगी, जो कॉमन रहेगा उसको देख लेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास इधर आया, ऑक्सीजन इधर आया, एक ऑक्सीजन इधर आया, एक ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ठीक इसके साथ में आ जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर, थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो हमने क्या करा है, इसका उल्टा किया है, बिल्कुल जस्ट एकदम उल्टा। ये इसके साथ में चला गया, ये इसके साथ में चला गया, एक ऑक्सीजन और पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको यहां पर मिरर से तोड़ करके देखेंगे तो जैसा स्ट्रक्चर आपको इधर मिल रहा है वैसे स्ट्रक्चर आपको इधर मिलेगा। तो ऐसे डाइक्रोमेट की संरचना हो जाएगी, ऐसे क्रोमेट की संरचना हो जाएगी। क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं, अभी यहां पर थोड़े से इसके उपयोग भी देखने चाहिए, क्योंकि हमने अभी हेडिंग में लिखा है ना उपयोग भी हम इसके यहां पर थोड़े से देख लेते हैं भाई। यहां पर संरचना हो गई, संरचना के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं इसके उपयोग। क्रोमेट क्लोराइड परीक्षण है, एक बहुत अच्छी हेडिंग है अभी ये पेपर में आया है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ये बहुत अच्छी हेडिंग है और ये पेपर में आई है आप लोगों के लिए, और आपको पता भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा किसी विद्युत क्लोराइड के साथ में गर्म किया जाता है तो क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी जल वाष्प मिलती है, नारंगी लाल वाष्प मिलती है। इसमें ये अभी हमने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है हमने कि हमने क्या पढ़ा है, अभी देखो यहां पर नारंगी, यहां पर लाल है ना, अम्लों से अभिक्रिया में यहां पर कैसा रंग मिल रहा है हमें, ये देखो कैसा मिल रहा है, लाल रंग मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, लाल रंग। तो यही एक परीक्षण है। परीक्षण में सिंपल है कि जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में या फिर अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको लाल रंग के, नारंगी लाल रंग के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्या बोल रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो इसको हम थोड़ा सा सेटलमेंट का अच्छे से इस अभिक्रिया को कराते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में क्या होता है। तो इसमें मैं एक बार सिंपल से लिख लेता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO Cr2O7 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। उसने बोला कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा किसी विलय धातु क्लोराइड, तो एक धातु क्लोराइड ले लेते हैं, कोई भी एक धातु क्लोराइड लेते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी धातु क्लोराइड की और यहां पर H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहा है, वो गर्म करने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करने के बाद क्या बोल रहा है, क्या प्राप्त होता है, गर्म करने के बाद बोल रहा है कि क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी जल वाष्प प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है, क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी जल वाष्प प्राप्त होती है, यानी क्रोमिल CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद इसकी नारंगी जल लाल रंग की वाष्प प्राप्त होती है। अभी बैलेंस करेंगे तो KHSO4 यहां पर आपको और मिल जाएगा। KHSO4 के साथ साथ में यहां पर और हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा NaHSO4 भी मिल जाएगा, NaHSO4 क्योंकि बैलेंस करेंगे, और यहां पर हमारे पास H2O भी मिल जाएगा। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जब आप लैब में परीक्षण करेंगे तो हमें इससे मतलब है। ये कैसा मिलेगा, नारंगी लाल रंग का क्रिस्टल, नारंगी लाल रंग का क्रिस्टल मिलेगा, इससे मतलब है, ठीक है। और यही आप लोगों को क्या करता है, इस परीक्षण को संतुष्टि करता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें क्रोमिक अम्ल का पीला विलयन है, यानी क्रोमिक अम्ल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा से अभिक्रिया कराएंगे CrO2Cl2 की, किसके साथ में, जब क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प को जल में प्रवाहित करते हैं तो पीला विलयन प्राप्त होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ही जस्ट क्या करेंगे, पानी में प्रवाहित करेंगे, यानी CrO2Cl2 को क्या करेंगे भाई, जल में प्रवाहित करेंगे, H2O के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा भाई, HCl मिलेगा प्लस H2CrO4 मिलेगा। ये आपका कैसे रंग का होगा भाई, पीले रंग का होगा। कैसे रंग का होगा, पीले रंग का। ये कैसे रंग का होगा भाई, नारंगी लाल रंग का। क्लियर। तो बैलेंस कर लो यार, बैलेंस यहां पर 2 लग जाएगा, यहां पर आपका 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पर NaCl देखो N एक है, यहां पर भी 1 है, लेकिन Na 1 है ना, Na से नहीं बैलेंस होगा। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं भाई, इधर 2 है, इधर आपका 4 है, SO4 एक बैलेंस, तो ये हो जाएगा, 1 ये हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर आपका सिंपल है भाई, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 6, तो यहां पर 6 लग जाएगा। और यहां पर इसको भी बैलेंस करेंगे तो यहां पर ये 4 लग जाएगा, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर ये भी आपका KHSO4 भी आपका कितना हो जाएगा भाई, KHSO4 भी आपका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये H2O भी आपका 3 गुना हो जाएगा, और ये NHSO4 भी आपका 4 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका, ये भी आपका डबल हो जाएगा। बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस आप इसको करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। तो ये भी आपका पता लग गया। ये आपका कौन सा परीक्षण था, क्रोमिल क्लोराइड
परीक्षण। क्लियर। और आपको क्या याद रखना है कि ये H2O4 की उपस्थिति में होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, और किसी धातु क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराने के बाद आपको क्या मिलता है, क्रोमिल क्लोराइड मिलता है। और क्रोमिल क्लोराइड जो होता है ना, उसको जब आप जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको पीला क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। किसका, हाइड्रोजन क्रोमिक अम्ल का, या फिर आप बोल सकते हैं भाई H2CrO4 आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद इस विलन की जब लेड एसीटेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, जब इस विलन की लेड एसीटेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो लेड क्रोमेट का पीला ऑक्साइड प्राप्त होता है। तब एक बार और इसकी अभिक्रिया कर लेते हैं, ये भी हमें परीक्षण में लिखना पड़ेगा। H2CrO4 की जब आप किसके साथ में अभिक्रिया करेंगे, लेड एसीटेट। देखो लेड एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। क्लियर। अब लेड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो डबल कर लेंगे, और यहां पर PB किसका होता है, फॉर्मूला लेड का होता है। अब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो आपको PbCrO4 मिलेगा, ये होता है लेड क्रोमेट। ठीक है। तो लेड क्रोमेट का रंग कैसा होता है भाई, पीला होता है। तो यहां से भी आप इसकी क्या कर सकते हैं भाई, पुष्टि कर सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं लेड क्रोमेट उपस्थित है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं भाई, इसके उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपयोग देख लेते हैं इसके। कम से कम आपको 3 उपयोग तो यहां पर लिखने चाहिए। देखो 3 अगर आप लिख रहे हैं ना तो समझो आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया है। नंबर 1 मैंने सबसे पहले बारे में बताया था कि फेरस आयोडाइड और उसके सल्फाइड, उनकी क्या करता है, आयनों की गणना करता है। आयनों की गणना करने में उपयोग किया जाता है, गणना करने में उपयोग किया जाता है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ये क्या करता है, कार्बनिक आयन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। इसमें 3 ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना, नवजात ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये किस तरह काम करता है, ऑक्सीकारक के रूप में काम होता है। तीसरे में चलते हैं, ये चमड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चमड़ा उद्योग में क्यों यूज किया जाता है, जितने भी ऑक्सीकारक होते हैं ना, वो याद रखना, वो चमड़ा उद्योग में यूज किए जाते हैं। ठीक है। क्लियर। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ये कैलिको प्रिंटिंग तथा रंजन प्रक्रिया में भी यूज होता है। यार जो ऑक्सीकारक होते हैं ना, वो चमड़ा में भी यूज होते हैं, और कैलिको प्रिंटिंग में भी यूज होते हैं, और फोटोग्राफी में भी यूज होते हैं। तो 5वां आप लिख सकते हैं, फोटोग्राफी में फिल्म को कठोर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीकारक है। ठीक है। क्लियर हो गया। ये 3-4 आप इसमें उपयोग जरूर लिखेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है ना, तो बिना किसी टेंशन के आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और इसकी निर्माण विधि के बारे में। किसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट और इसकी निर्माण विधि के बारे में। देखो अभी जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो एक बार वही बात कर रहा हूं। पहले हमने इसके बारे में बात करी थी, फिर उसकी निर्माण विधि के बारे में बात करी थी, फिर भौतिक और रासायनिक के बारे में बात करते, फिर उसके बाद संरचना और उपयोग के बारे में बात करी थी। ठीक है। ठीक इसी तरह अब हम इसके बारे में देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आप लोगों को टिकना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर जो है ना हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट और उसकी निर्माण विधि, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में देख लेते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऐसा यौगिक है जो सामान्यतः प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। जितने में भी नवजात ऑक्सीजन मिलते हैं ना, वो सब ऑक्सीकारक के रूप में यूज किए जाते हैं। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है। और जो आपने सुना होगा कि पानी की टंकी में जो पानी रहता है ना, वो बेकार हो जाता है, उसको भी साफ करने में पोटेशियम परमैंगनेट की गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में कुओं के पानी को भी शुद्ध करने में इसका यूज किया जाता है। तो 2-4 उपयोग लिख दिए और आपने बता दिया कि ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो के आपका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, KMnO4। तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। रंग भी पता लग जाएगा। अभी मैं सारी चीज आपको उसके बारे में बताऊंगा एक एक चीज करके। अब बात करते हैं भाई इसके निर्माण के बारे में। निर्माण जो है ना, इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। तो यहां पर है पायरोलुसाइड का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन। इसका जो निर्माण करेंगे ना, उसके छोटे छोटे स्टेप हैं। पहले स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है कि पायरोलुसाइड लेंगे और उसका पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन करेंगे। पायरोलुसाइड, तो आपको पता होना चाहिए पायरोलुसाइड क्या होता है। तो यहां पर पायरोलुसाइड जो होता है ना हमारे पास, वो MnO2 होता है। मैग्नीज का एक क्या होता है,
ऑक्साइड होता है। याद रखना जितने भी साइट आएगा ना ऑक्साइड, इनमें सब में ऑक्सीजन ही होती है। ये ऑक्सीजन किसके धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो पायरोल्साइड किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक मैग्नीज का एस्क लेंगे और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ में करेंगे, एक ऑक्साइड लेंगे, फिर उसकी या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में इससे हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा, और वो भी किस रंग का, हरे रंग का। तो देखते हैं अभिक्रिया। तो मैं क्या करता हूं भाई, MnO2 लेता हूं और मैं किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ में अभिक्रिया कराता हूं, प्लस इसमें ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऐड करते हैं। तो जब इसको हीट करेंगे, याद रखना जब भी आप किसी पदार्थ को हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4 मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा H2O। तो यहां पर बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। देखो यहां पर आपका कितना है, 2K है, तो यहां पर आपका 1K है, तो बैलेंस करेंगे तो 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 4 करना पड़ेगा। तो 4 के लिए अब ये हो जाएगा यहां पर डबल, और यहां पर 2 Mn हो गए, तो यहां पर ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी सब बैलेंस है। H2O आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर कितनी है भाई, 2 है। क्लियर हो गया, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें यहां पर क्या मिला है, पोटेशियम मैग्नेट मिला है। क्या मिला है, पोटेशियम मैग्नेट मिला है। क्लियर हो गया, पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन हो गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास मिक्स है। क्या है, मिक्स है, यानी इसके अंदर अशुद्धियां हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा और इसमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम जो हमारे पास मैग्नेट है ना, इसको थोड़ा शुद्ध करने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट से भी हम अभिक्रिया कर सकते हैं। या फिर आप देखो यहां पर अभी मैंने आपको 2 चीज बताई कि पायरोल्साइड से आप पोटेशियम मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर लो, या फिर हम किसके साथ में कर ले, पोटेशियम कार्बोनेट के। तो दूसरा ऑप्शन भी यहां पर हो सकता है कि MnO2 के साथ में हम किसके अभिक्रिया कर लें, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कर लें, और वो भी ऑक्सीजन में ही होगी। और कब, जब गर्म करेंगे, जब हम क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे, तो हमारे पास यहां पर भी क्या बन जाएगा, 2K2MnO4 प्लस आपका बन जाएगा 2CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे, यहां पर भी आपका 2 आ जाएगा, और यहां पर भी आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ये दूसरा पोर्शन है इसका। दोनों मैंने यहां पर बता दिया आपको, एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला, एक पोटेशियम कार्बोनेट वाला। तो दोनों पता लग गया। आप थोड़ा आगे चलते हैं। आपको यहां पर क्या चीज प्राप्त होगी, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या प्राप्त हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं, यहां पर पोटेशियम मैग्नेट मिला है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो। यहां पर पोटेशियम मैग्नेट मिला है आपको, पोटेशियम मैग्नेट। और ये कैसे रंग का होता है, हरे रंग का। कैसे रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। क्लियर, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम पोटेशियम मैग्नेट का, पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट में परिवर्तित करने का काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या करेगा, ये गलित पदार्थ का जल द्वारा निष्कर्षण करेगा और हरे रंग का विलयन प्राप्त होगा। इस विलयन में हम उपस्थित परमैग्नेट यानी मैग्नेट को निम्नलिखित विधि द्वारा क्या करेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकरण करेंगे। तो पहली विधि हमारे पास क्या होगी, विद्युत अपघटनी विधि, और दूसरी विधि हमारे पास क्या होगी, रासायनिक विधि। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बता दूं। हम इसमें डायलिसिस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और एक एनोड पर कुछ मिलेगा हमें, एक कैथोड पर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं अभिक्रिया की बात करूं, तो जब हम क्या करेंगे, इस विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी प्राप्त, मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे। ऐसा करके बनता है सिस्टम। देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका कोई बीकर है, इसके अंदर आपने क्या भरा, इसके अंदर आपने भरा K2MnO4 भर दिया। ठीक है, तो जब आपने इसके अंदर भर दिया और इसके अंदर एक तरफ आपने क्या करा, माइनस का डाल दिया, एक तरफ आपने प्लस की वायर डाल दी, और किसी सेल के थ्रू, ठीक है, आपने स्विच लगा करके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो अब आपकी 2 अभिक्रिया होंगी, एक एनोड पर होगी यानी जो माइनस वाला पार्ट होगा, एक कैथोड यानी जिस पर प्लस वाला पार्ट होगा। तो यहां पर देखो दोनों पोर्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, दोनों पोर्शन आपको याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आया है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम एनोड पर अभिक्रिया देखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एनोड पर जो आपकी अभिक्रिया होगी
उसमें मैग्नीज का जो आपका MnO4 2 नेगेटिव है ना, उसको आप किस में चेंज कर देंगे, MnO4 नेगेटिव में, और प्लस आपका यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका कैथोड होगा, जो आपका Ca कैथोड होगा, कैथोड पर कैसे विक्रिया होगी, उसमें जो आपका एक H प्लस आयन है ना, उसमें ए इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के इसको क्या कर देगा, H में चेंज कर देगा, या फिर आप इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होगा, 2। ठीक है, तो 2 हो गया, तो यहां पर भी आप 2 कर लेंगे, यहां पर ये आपका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर हमारे पास MnO4 माइनस मिला, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसमें हमने इसको क्या किया है, परिवर्तित किया, किससे, पोटेशियम मैग्नेट से। ठीक है, तो पर मैग्नेट आ गया। याद रखना, यहां पर एक चीज बता दूं आपको मैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, पर मैग्नेट जहां पर आपका पर आ गया ना, वहां पर आपका हाफ होता है। ठीक है, और जहां पर प्रोक्सी सुना होगा, प्रोक्सी में भी आपका हाथ होता है, हाफ मतलब इसमें आधा होता है। देखो, अगर आप यहां पर 2 आयन ले रहे हैं तो आप किस में चेंज करें, उसको एक आयन में चेंज करें। अगर इसको भी हम सही तरीके से देखें ना, तो यह विक्रिया ऐसे होती है, यह विक्रिया ऐसे होती है 1/2 H2। ठीक है, तो ऐसे होती है विक्रिया। तो हाफ मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट में आपने यहां से इसको क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी इस विधि से हमें प्राप्त होगा वो पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होगा। दूसरा हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, रासायनिक विधि भी यूज कर सकते हैं। रासायनिक विधि में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, पदार्थ यूज करेंगे जो पेरोक्साइड वाले होंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, क्लोरीन यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे यौगिक हैं जैसे H2O, O3, ओजोन, ऐसे करके हम बहुत सारी यौगिक इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमने पोटेशियम मैग्नेट लिया K2 MnO4 लिया, हमने इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर दी। अभिक्रिया करने के बाद आपको मिलेगा K MnO4 मिल जाएगा, प्लस आपको MnO2 मिल जाएगा, प्लस आपको यहां पर K2CO3 मिल जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, K2 आपका 2 हुआ है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा भाई, 2 है पहले ही, लेकिन यहां पर एक K और हो गया तो 3 करना पड़ेगा, तो 3 कर दिया, 3 का डबल 6 हो गया। तो यहां पर आपको कितना करना पड़ेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा भाई 3 का डबल 6 हो जाएगा ना, तो 2 2 4 और तो 2 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 2 तो ये हो गया 4 और 2 6 बैलेंस हो गया। Mn 2 है तो Mn भी आपका 2 हो गया। अब सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन की बात चली, यहां पर आप 2 कर देंगे क्योंकि यहां पर 2 CO3 है ना, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी अच्छा तरीका है। और भी इसमें तरीका ले सकते हैं हम, क्लोरीन मिला करके। क्लोरीन से कैसे करेंगे भाई, K2MnO4 है, आप इसकी सीधी Cl2 के साथ में अभिक्रिया कर दें, तो अभिक्रिया करने के बाद आपका मिलेगा 2KMnO4 मिल जाएगा, प्लस आपका 2KCl मिल जाएगा, और ये आपका M बड़ा रहता है, और यहां पर 2 लगाया तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा आपको, यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 4, तो ये भी रिएक्शन आपकी सिंपल है। इससे भी आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त कर सकते हैं। और ओजोन विधि से भी कर सकते हैं, वो आप वेबसाइट में देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। एक अच्छा तरीका यह भी है कि प्रयोगशाला में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको कैसे बनाएंगे तो प्रयोगशाला में आप इसको बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। वहां पर आप क्या करते हैं भाई, मैग्नीज का लवण लेते हैं और उसकी पर ऑक्सो डाइसल्फाइड द्वारा ऑक्सीकरण करके पोटेशियम परमैंगनेट, यानी हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण करेंगे इसका, किसके थ्रू करेंगे, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन द्वारा। तो यहां पर हमारे पास सिंपल रिएक्शन होती है, कैसी कि आपने मैग्नीज का जो Mn2 पॉजिटिव लिया उसकी रिएक्शन कर दिया आपने S2O8 2 नेगेटिव के साथ में अभिक्रिया कर दी, प्लस आपको यहां पर क्या करेंगे, H2O मिलाएंगे, 8 H2O आप यहां पर मिला लेते हैं और बैलेंस करने के लिए। और थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 2MnO4 नेगेटिव मिल जाता है, प्लस आपका 10SO3 2 नेगेटिव मिल जाता है, प्लस 16 यहां पर हमारे पास H माइनस मिलते हैं। बैलेंस करने के लिए प्लस यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। इस रिएक्शन को आप पूरी कंप्लीट लिख करके कमेंट में बताइए, इस रिएक्शन को हम पूरी कंप्लीट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला का मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। बस ये कहो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे या मैग्नीज का आयन लेंगे, उसमें आप सल्फाइड के ले रहे हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट ले रहे हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट ले रहे हैं, सीधा आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर, पर मैग्नेट आयन यहां पर बना लेते हैं। अभी अगर मैं इस रिएक्शन में अगर K ऐड कर दूं तो यहां पर K लग जाएगा, सब चीज को मैनेज करके KMnO4 बन जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण में देखो, हम अपने एक पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं। मैंने आपको पैटर्न सबसे शुरू में बताया था, पहले के बारे में, फिर निर्माण विधि, फिर भौतिक और रासायनिक गुण, फिर उसके बारे में संरचना और उपयोग। तो यहां पर चलते हैं, अभी हम किसके बारे में देखेंगे, भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुणों में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, थोड़ा सा भौतिक गुणों के बारे में क्या क्या देखेंगे। नंबर 1, ये क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है भाई, क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि हम सारी जगह देख रहे हैं, ये है भाई क्रिस्टलीय
ठोस है। अगर हम इसके रंग की बात करें, ये इसका रंग होता है बैंगनी रंग। क्या होता है भाई? इसका बैंगनी रंग होता है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई ये किस रंग का होता है, तो आपका आंसर होगा बैंगनी रंग का होता है। और इसका गलनांक भी पता होना चाहिए आपको, 513 केल्विन होता है, मतलब 513 केल्विन। रंग बैंगनी रंग, ठोस होता है, बहुत ज्यादा ठोस होता है। क्लियर? दूसरी बात हम देखते हैं भाई विलेयता। विलेयता आप क्या देखेंगे, ये जल में साधारण ताप पर कम विलय होता है। अगर हम विलेयता देखें तो जल में कम विलय होता है। क्या होता है? कम विलय होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा ताप का प्रभाव। जब भी आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये ऑक्सीजन देगा। जब भी कोई भी आप ऑक्सीकारक करेंगे तो उसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि हम देख देते हैं यहां, गर्म करने पर हमें क्या मिलेगी? O2 प्राप्त होती है। तो एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो KMnO4 ले लेते हैं, प्लस आप क्या करेंगे? हीट कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा? K2MnO4 प्लस आपको क्या मिलेगा? MnO2 मिलेगा, प्लस आपको यहां पर O2 अलग से मिल जाएगी। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2K तो यहां पर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया भी आप इसकी देख सकते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पोटेशियम मैग्नेट बना लेगा। क्या बना लेगा? सॉरी, हाइड्रोजन से मैग्नीज ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीज ऑक्साइड। तो अभी मैं क्या करता हूं, H2 से अभिक्रिया लिख देता हूं। H2 से अभिक्रिया तो क्या बनेगा? KMnO4 प्लस हमने क्या किया? H2 इसके अंदर ऐड कर दी, और जैसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस MnO मिलेगा, प्लस हमारे पास मिलेगा H2O। तो हमारे पास यहां पर मैग्नीज का ऑक्साइड मिलेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये टूट जाएगा अपने घटकों में, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, और यहां पर आपका कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा, और यहां पर भी आपका 2 लग जाएगा, और H2 तो यहां पर आपका 5 लगाना पड़ेगा, और यहां पर आपका कितना लगेगा? 4, क्योंकि 4 दूनी 8 और 2 यहां पर 10 है, क्योंकि 2 यहां पर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, क्लियर? तो गर्म करने पर ये अपने घटकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऑक्सीकारक गुण के बारे में देख लेते हैं भाई, 5वां ऑक्सीकारक गुण। तो O2 ऑक्सीकारक गुण, ये पता होना चाहिए, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है, मतलब एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्लियर? थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयनों की संरचना। मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयनों की संरचना देखो, अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा KMnO4, दूसरा हमारे पास क्या होता है? ये तो परमानेंट परमैग्नेट, और दूसरा होता है K2MnO4, ये हमारे पास क्या हो गया? मैग्नेट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको K को हटाएंगे तो ये माइनस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है भाई? 2 माइनस होता है। तो यहां पर ये पता होना चाहिए कि हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये तोड़ के अलग अलग कर लिया है। तो यहां पर हम यहां पर इसकी बात करें तो इसकी रिएक्शन कैसे हो, मतलब इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? Mn यहां पर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन हम यहां पर ले लेंगे, डबल यहां पर चला जाएगा, और डबल हमारे पास यहां पर चला जाएगा, और यहां पर सिंगल के साथ में माइनस माइनस। तो ऐसे करके हम इसकी क्या कर सकते हैं भाई? संरचना बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसकी संरचना बना सकते हैं। अभी हम इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे पास कैसे बनेगा? Mn ये किसकी है? 2 नेगेटिव की है, 2 नेगेटिव की है। ये किसकी संरचना है? 2 नेगेटिव की। अगर आप इसको सिंगल करेंगे तो यहां पर डबल हो जाएगा, तो डबल, फिर डबल, फिर डबल, और एक सिंगल माइनस। ये आपकी इसकी संरचना मान लोगे। ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसकी अलग बना दी इधर, इसकी अलग इधर बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर 2 नेगेटिव है तो 2 के साथ में सिंगल सिंगल रहेगा, अगर 1 नेगेटिव है तो 1 के साथ में सिंगल रहेगा। बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग भी आपको इसके पता होना चाहिए, कम से कम आप इसके 3 या 4 उपयोग याद कर लीजिए। नंबर 1, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक नवजात ऑक्सीजन के रूप में होता है। दूसरा, आप इसका उपयोग क्या कह सकते हैं? ये आपका फेरस लवण या फिर आप ऑक्सीलेट आयन, इनके लवणों की आयनों की संख्या ज्ञात करने में क्या रहता है? आयनों की, जो ऊपर आपने लिखा था। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ, ये सबसे ज्यादा पानी को शुद्ध कीटाणुनाशक के रूप में क्या रहता है? पानी को शुद्ध करने में क्या रहता है? पानी को शुद्ध करने में क्या रहता है? ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं, ये किसके लिए में? ये अक्षारीय विलयन को सामान्यतः प्रयोग में कार्बनिक रसायन में उपयोग किया जाता है। बार अभिकर्मक में भी ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आप कम से कम 3 या 4 इसके उपयोग याद करिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर आपसे यही बात कहूंगा कि ये पेपर में आता है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो चेक कर लेना आप, ये पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस भी करूंगा, और ये देख लेना आपका पेपर में कितने 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, बहुत ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।